हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एबीजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एबीजी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। जो एबीजी होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ हम एबीजी कराते हैं, किन किन कंडीशनों में हमें एबीजी की ज़रूरत होती है। तो 5 ऐसे कंडीशन है जहाँ एबीजी की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम याद करेंगे एक निमोनिक सारी से, SARI सारी। एस से होता है सस्पेक्टेड इनवॉल्व एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो भी इनवॉल्व एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द अबाउट 80% मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रूप में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको एबीजी से कंफर्म करते हैं। दूसरा होता है शॉक। शॉक में क्या होता है, ऑक्सीजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम होती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे होता है वो क्रेब्स साइकिल में न जाके लैक्टिक एसिडोसिस पाथ में चला जाता है। लैक्टिक एसिड बनेगा और एसिडोसिस होगा। तो हम दूसरा कंडीशन है जहाँ शॉक का, कोई भी पेशेंट शॉक का है तो हम एबीजी कराते हैं। तीसरा कंडीशन है एनी पेशेंट ऑन इन्वेसिव और मैकेनिकल वेंटिलेशन। कोई भी पेशेंट अगर इन्वेसिव वेंटिलेशन पे है या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो हमको एटलीस्ट 24 आवर्स में एबीजी कराना ही होता है। आइडियली हम 12 आवर पे एबीजी रिपीट कराते हैं। अगर हम कोई इंटरवेंशन लेते हैं, कोई वेंटिलेटर सेटिंग चेंज करते हैं, सोडा बाइकार्ब करेक्शन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम, जैसे हमने सोडा बाइकार्ब करेक्शन दिया 2 घंटे में, उसके आधे घंटे बाद भी एबीजी रिपीट कराते हैं। तो ये कंडीशनल है, हम 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ये रिपीट करते हैं। आइडियली मिनिमम कोई भी इन्वेसिव वेंटिलेशन पे है या मैकेनिकल में तो 24 आवर्स में एक एबीजी होना चाहिए। इससे भी अच्छा है कि मॉर्निंग और इवनिंग यानी 12 आवर्ली एबीजी होए। एटलीस्ट 24 आवर में कोई भी पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो उसका एबीजी होना चाहिए। चौथा कंडीशन है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर क्योंकि रीनल ही बाइकार्बोनेट को डील करता है, और बाइकार्बोनेट में चाहे अप हुआ चाहे डाउन हुआ एसिडोसिस और एल्कलोसिस करेगा और ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगा। तो रीनल फेल्योर में हमें एबीजी कराना होता है। पांचवी कंडीशन है आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। एसिड बेस डिसऑर्डर को हमें पता करने के लिए और उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमको एबीजी की ज़रूरत होती है। तो 5 ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है जहाँ पे एबीजी कराने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम एबीजी कराते समय, एबीजी करवाते समय क्या क्या सावधानी रखें। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान, क्योंकि बहुत सारे माइनर मिस्टेक की वजह से एबीजी का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाता है। तो पहला जो होता है रॉन्ग, डिलेड प्रोसेसिंग। आइडियली एबीजी सैंपल निकालने के विदिन 30 मिनट एबीजी का प्रोसेसिंग हो जाना चाहिए, एबीजी का रिजल्ट निकाल देना चाहिए। अगर डिलेड प्रोसेसिंग करेंगे तो होता क्या है, डिलेड प्रोसेसिंग होने के कारण जो उसमें ऑक्सीजन होगा, उसमें आरबीसी है, वो ऑक्सीजन कंजप्शन करेंगी। अगर आरबीसी ऑक्सीजन कंजप्शन करेंगी तो उसका जो PaO2 कम हो जाएगा, और आरबीसी कंजप्शन करने के बाद CO2 रिलीज करेंगे तो CO2 बढ़ जाएगा। CO2 एक प्रकार का एसिड है, तो ये क्या कराएगा, एसिडोसिस, जिसके कारण उसका pH भी कम हो जाएगा। और चूँकि आरबीसी ग्लूकोज का यूज कर रही हैं तो एबीजी में ग्लूकोज भी कम आएगा, और आरबीसी ग्लूकोज का यूज करके एनारोबिक पाथवे के थ्रू लैक्टेट प्रोड्यूस करेंगे और लैक्टेट बढ़ जाएगा। तो आपके डिलेड प्रोसेसिंग की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ गई, क्या क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक तो उसका पीएच, जो उसका एक्चुअल पीएच होगा उससे कम आएगा, आप ज़्यादा एसिडोसिस कंसीडर करोगे। PaO2 उसका कम हो जाएगा, PCO2 उसका बढ़ जाएगा, ग्लूकोज उसका कम हो जाएगा और लैक्टेट उसका बढ़ जाएगा। इसलिए एबीजी का तुरंत से तुरंत एज पॉसिबल एज अर्ली विदिन 30 मिनट उसको मशीन में लेग के इंटरप्रिटेशन उसकी स्लिप निकल जानी चाहिए।
दूसरी चीज़ जो है डाइल्यूशन विथ एक्सेस हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार का बेस है। बेस हमेशा ऑक्सीजन को बढ़ा देता है रिलेटिवली। तो क्या करेगा, अगर नॉर्मल जो हम एबीजी सिरिंज होता है उसको हम हिपेरिनाइज करते हैं, हिपेरिन से वॉश करते हैं। अगर उसमें हम वॉश करने के बाद एकदम ऐसा करना हो तो सारे हिपेरिन उससे बाहर जाए। अगर उसमें हिपेरिन बचा रह गया या एक्सेस अमाउंट में हिपेरिन है तो होगा क्या, PaO2 बढ़ जाएगा। हिपेरिन एक प्रकार का बेस है जो ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ा देता है। अगर PaO2 बढ़ जाएगा तो इनडायरेक्टली PaCO2 कम हो जाएगा और सोडियम और क्लोराइड की वैल्यू बढ़ा देता है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और क्लोराइड एक्सेस अमाउंट में मिलेगा। पोटेशियम और कैल्शियम को कम कर देता है। तो अगर आपने उस सिरिंज में एक्सेस हिपेरिन रख दिया, हिपेरिन ज़्यादा रहा, तो एपीजी का क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। PaO2 आपका बढ़ा आएगा, PaCO2 आपका कम आएगा, सोडियम क्लोराइड उसका कम आएगा और सोडियम क्लोराइड उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा और पोटेशियम और कैल्शियम उसका डिक्रीज मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये थी। तीसरी कंडीशन हीमोलिसिस। अगर आपने फोर्सफुली ज़्यादा उसको कर दिया, सैंपल निकालते समय ज़्यादा उसको एक्सेसिव वो किया कि वहाँ पे हीमोलिसिस हुई, या आपने ज़्यादा समय के लिए जैसे डिलेड प्रोसीजर सैंपल को आपने ज़्यादा समय के बाद निकाल के आपने बेड पे 3 घंटे के लिए पड़े रखने दिया, 2 घंटे के लिए पड़े, उसके बाद भूल गए, आप देर में पड़े, तो क्या होगा, इस दौरान हीमोलिसिस होगा। एक समय के बाद आरबीसी टूटेगी। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी भी एक सेल है, सेल के अंदर पोटेशियम, जब सेल टूटेगी तो पोटेशियम रिलीज होगा। तो उस हीमोलिसिस के कारण क्या होगा, एबीजी जब कराएंगे तो एबीजी में पोटेशियम बढ़ा हुआ मिलेगा और पोटेशियम का हमेशा उल्टा चलता है सोडियम। सोडियम आपका कम मिलेगा, कैल्शियम आपका कम मिलेगा, यानी हीमोलिसिस हुई डिलेड सैंपल भेजने के कारण, हीमोलिसिस हुई। हीमोलिसिस के कारण ये 3 क्लिनिकल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है एबीजी में। तो एबीजी को टाइमली भेजना है। एक्सेसिव सैंपलिंग करते समय या कभी कभी हम न्यूनेट में सैंपल लेते, बहुत ज़्यादा उसको स्क्वीज करते करते सैंपल निकालते हैं। अगर स्क्वीज करते करते सैंपल तो बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होगी, हीमोलिसिस का ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एबीजी में आ जाएगा। चौथा कंडीशन होता है, कभी कभी हम जब सिरिंज से वो करते हैं तो उसका पूरा एयर निकाल देते हैं। जब हम सिरिंज से वॉश करते हैं उसका उसमें एयर ना रह जाए। कभी कभी क्या होता है, हमने सिरिंज प्लंजर को खींच रखा है, उसमें थोड़ा सा एयर आ गया, अब एयर उसमें हम एबी जब लेके भेजेंगे तो क्या क्या रॉन्ग इंटर, अगर एयर बबल एक्सेस है तो क्या इंटरप्रिटेशन, एयर बबल, एयर मतलब ऑक्सीजन, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो उसका PaO2 ज़्यादा आएगा, PaCO2 कम हो जाएगा, उसका PaCO2 कम हो जाएगा। CO2 कम, CO2 क्या होता है, एसिड को बताता है। अगर एसिड कम हुआ तो एल्कलोसिस हुआ, एल्कलोसिस मतलब उसका pH बढ़ा हुआ मिलेगा, उसका pH बढ़ा हुआ मिलेगा। और किसी का O2 कंटेंट बढ़ा मतलब उसका SO2 भी, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ा मिलेगा। तो अगर किसी एबीजी में एक्सेस बबल है तो 4 क्या मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या होगा, PaO2 बढ़ जाएगा, PaCO2 कम हो जाएगा, pH भी बढ़ जाएगा और SO2 भी बढ़ जाएगा। 5वां इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आप वीनस सैंपल भेज दिए, बहुत बार हम कहते हैं आर्टेरियल सैंपल नहीं मिलता है तो हम वीनस सैंपल भेज देते हैं, या बहुत सारे जीआर ऐसी गलती करते हैं कि वीनस सैंपल, अगर वीनस ब्लड भेज दिए तो क्या क्या होगा, वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है तो PaO2 की वैल्यू कम मिलेगी, CO2 ज़्यादा होता तो PaCO2 की वैल्यू एक्सेस मिलेगी। और अगर CO2 ज़्यादा मतलब एसिडोसिस, CO2 एक एसिड है तो क्या होगा, pH कम हो जाएगा, तो pH कम मिलेगा और SO2 कम मिलेगा। यानी कि एयर बबल एक्सेस का जस्ट अपोजिट वीनस सैंपल, एक याद करिए, दूसरा का उसका जस्ट उल्टा करिए। कि 5 कंडीशन है जो एबीजी भेजते समय बहुत ही सावधानी रखना है। अगर आपने छोटा सा मिस्टेक किया तो उसका क्या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा। और एबीजी एक बहुत ही वाइटल मॉनिटरिंग साइन होती है, स्पेशली इंटूबेटेड या इन्वेसिव वेंटिलेशन के केस में। तो ये छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में
रखना है। अब जो ABG है, ABG को हम 6 पार्ट में पढ़ेंगे, 6 पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट होता है ABG का, वो होता है क्लिनिकल कोरिलेशन। दूसरा पार्ट होता है पीएच असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ पीएच। तीसरा पार्ट होता है प्राइमरी कंपोनेंट असेसमेंट। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्या है। चौथा कंपोनेंट होता है कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या है। पांचवा होता है पॉसिबल इटियोलॉजी, उसकी इटियोलॉजी क्या है। छठा कंडीशन है ऑक्सीजन स्टेटस। तो ABG का जो इंटरप्रिटेशन होता है, ABG का इंटरप्रिटेशन, उसके लिए 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन, पीएच असेसमेंट, प्राइमरी कंपोनेंट, कंपनसेशन, पॉसिबल इटियोलॉजी एंड ऑक्सीजन स्टेटस। क्लिनिकल कोरिलेशन, जैसे एक बच्चा आया, वो वोमिटिंग के कारण आया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग हुआ जिसके कारण डिहाइड्रेशन, और हम इस कंडीशन में ABG कराते हैं। दूसरा एक बच्चा है जो शॉक में आया, शॉक में आया, तो शॉक में मैंने बताया था कि शॉक में जब बच्चा होगा तो शॉक का मतलब है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड के साथ जाता क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, यहाँ पे बनेगा पायरूवेट। ये पायरूवेट जो बना, तो पायरूवेट 2 फेट होते हैं, क्रेब्स साइकिल के थ्रू चला जाए अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट है O2, अगर O2 की एब्सेंस है या O2 कम है तो क्या जाएगा लैक्टिक एसिडोसिस पाथवे में, लैक्टिक एसिड पाथवे, तो क्या होगा एसिडोसिस होगा। तो क्या हुआ क्लिनिकल कोरिलेशन का, क्या बच्चे का एक कंडीशन है, पेशेंट का एक कंडीशन है शॉक, शॉक में हमको पता है इस पाथवे से कि इसमें एसिडोसिस होगा, हमको पता है। अब हमने क्या कराया ABG, अगर ABG में भी एसिडोसिस मिला, यानी हम क्लिनिकली सही थे, हमारा क्लिनिकल कोरिलेशन सही था कि हमने शॉक सोचा, शॉक में एसिडोसिस होगा क्लिनिकली, और ABG में एसिडोसिस हुआ, यानी क्लिनिकली कोरिलेशन हमारा ठीक है। दूसरा कंडीशन लेते हैं वोमिटिंग डिहाइड्रेशन। वोमिटिंग में क्या होगा, स्टमक के कंटेंट बाहर आएंगे। स्टमक में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर H+ लॉस होगा, H+ क्या है, एक एसिड है, एसिड अगर लॉस होगा तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। और ये वोमिटिंग के कारण हो रहा है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो हम मेटाबॉलिक को छोड़ते एल्कलोसिस, यानी कोई वोमिटिंग का कंडीशन हमें क्लिनिकली पता है कि ऐसे ऐसे इस पाथवे से उसको एल्कलोसिस होना चाहिए, हमने क्या कराया ABG कराया। अब ABG में भी उसको एल्कलोसिस मिल रहा है, इसका मतलब हम क्लिनिकली सही हैं, क्लिनिकली बिल्कुल ठीक हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है क्लिनिकल कोरिलेशन। दूसरा कंपोनेंट होता है पीएच असेसमेंट। अब पीएच असेसमेंट के लिए हम कुछ चीज़ों की नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। जैसे पीएच की नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 टू 7.45। अब हर चीज़ का हम एक एवरेज लेंगे, क्योंकि हम अभी बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे जहाँ पे हम एवरेज वैल्यू से करेंगे, 7.4 लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है PaCO2 35 टू 45, एवरेज मैंने ले लिया इसका 40। दूसरा होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट 2 चीज़ ध्यान देंगे, न्यूबॉर्न में थोड़ी सी वैल्यू अलग होती है और चाइल्ड या एडल्ट में सेम होती है। न्यूबॉर्न में ये वैल्यू 20 से 24 होती है और चाइल्ड या एडल्ट में 22 से 26 होती है। अब यहाँ पे अगर एवरेज लेंगे हम तो 22 हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज 24 हो जाएगा। तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न एक बहुत छोटा पार्ट है, हम इसको 24 मान के एक लेके कैलकुलेशन करेंगे। सारे ABG का हम एक लेते हैं, लेकिन वैल्यू याद करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यूबॉर्न में थोड़ा सा लोअर साइड में होता है ये चीज़। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है PaO2। PaO2 जो होता है ये भी न्यूबॉर्न में अलग होता है। न्यूबॉर्न में फिर टर्म और प्री टर्म में भी अलग होता है। जो टर्म बेबी होता है उसमें होता है 50 से 70, प्री टर्म होता है 5 कम हो जाता है 45 से
65। और जो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन और एडल्ट जो होते हैं, इसमें जो नॉर्मल होता है 80 to 100 होता है। न्यूबॉर्न में थोड़ा सा और वेरिएशन आता है, इसमें 2 कंडीशन और होती हैं। एक होता है ब्रांको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया, BPD, ब्रांको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। यहाँ पे वैल्यू 50 से 80, ये हम नॉर्मल वैल्यू, इतनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूबॉर्न में एक कंडीशन आता है PPHN, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी पल्मोनरी जहाँ पे और हायर हमें PaO2 की आवश्यकता होती है, यहाँ पे 80 to 120, ये नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। नॉर्मल वैल्यू कुछ ABG में हम क्या क्या देखते हैं, उसके लिए हमें कुछ नॉर्मल वैल्यूज अभी बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे ABG में एक चीज़ लैक्टेट देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू इसकी 1.5 मिलीमोल पर लीटर से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ये शॉक या हाइपोपरफ्यूजन को इंटरप्रेटेट करता है। और ABG में अब एक चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या देखते हैं। pH देखते हैं, PCO2 देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखते हैं, PaO2 देखते हैं। इसके अलावा हम ग्लूकोज, हम RBS नहीं हुआ ABG करा लेते तो इससे ग्लूकोज देते हैं। यहाँ पे जो यूनिट होती है मिलीमोल पर लीटर में होता है ग्लूकोज। लैक्टेट हमने बताया, लैक्टेट। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम, 4 इलेक्ट्रोलाइट। बाइकार्बोनेट हमने बता दें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखना होता है बेस डिफिसिट और बेस एक्सेस। तो ABG में हमें ये सारी चीज़ देखना है। अब कोई चीज़ देखने से पहले हम उसका नॉर्मल पता होगा तो हम उसकी एबनॉर्मलिटी जानेंगे। कम ज़्यादा नॉर्मल वैल्यू पता है तो इसका कम है ज़्यादा है, उसी के अनुसार हम उसका इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे अच्छे से। तो हमने यहाँ पे कई सारी pH, PCO2, PaO2 नॉर्मल वैल्यूज बता दिए हैं। अब उसके अनुसार हम वो करेंगे। तो pH से हम क्या होता है, अगर pH मैंने बताया 7.35 से 7.45, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये बताएगा एल्कोलोसिस। अब वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, ये हम प्राइमरी कंपोनेंट के पार्ट में जानेंगे। अगर 7.3 से कम है तो ये हो गई एसिडोसिस। अब ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी हो सकती है, मेटाबॉलिक हो सकती है, वो हम प्राइमरी कंपोनेंट जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें हम बताएंगे और उसमें हम जानेंगे। ABG का जो इंटरप्रिटेशन का तीसरा पार्ट है प्राइमरी कंपोनेंट। तो हम एक बच्चे का मान लीजिए pH है 7.3 pH से कम है। अब ये एसिडोसिस हो गया, 7.45 से हो गया एल्कोलोसिस हो गया। लेकिन ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, इस चीज़ को जानने के लिए मतलब प्राइमरी क्या है, तो ये प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, तो इसके लिए हम देखते हैं 2 चीज़। एक तो pH देखेंगे, दूसरा CO2 देखेंगे। क्या देखेंगे, pH देखेंगे, CO2 देखेंगे। अगर pH और CO2 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, मेटाबॉलिक। सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। प्राइमरी कंपोनेंट रेस्पिरेटरी। कैसे, जैसे किसी का pH डिक्रीज हो रहा है, CO2 भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम चीज़, pH इंक्रीज हो रहा है, CO2 भी इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अगर किसी का pH बढ़ रहा है, CO2 कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, या दूसरा कंडीशन किसी का pH कम हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, उल्टा कंडीशन, तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी कंपोनेंट जानना। उसके बाद कंपनसेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो तीसरा और चौथा जो पार्ट है एबीजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम डायरेक्शन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, अपोजिट डायरेक्शन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब हम कंपनसेशन देखते हैं। कंपनसेशन के लिए क्या है, जैसे हमारे पास मेटाबॉलिक, हम मानते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। अब मेटाबॉलिक में दो पार्ट हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस भी हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और जानना है कि जैसे कोई प्रॉब्लम मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसका कंपनसेशन होगा क्या। तो एक तो दूसरा तरीका, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मेटाबॉलिक का उल्टा कर दीजिए रेस्पिरेटरी, एसिडोसिस का उल्टा कर लीजिए एल्कोलोसिस। तो अगर कोई प्राइमरी कंपोनेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। जैसे मेटाबॉलिक का कंपनसेशन हमेशा रेस्पिरेटरी के द्वारा। अच्छा, मेटाबॉलिक करता किसके द्वारा है, किडनी के द्वारा। मेटाबॉलिक जो पार्ट होता है वो किडनी के द्वारा कंपनसेट होता है, और किडनी के द्वारा किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू। मेटाबॉलिक पार्ट जो कंट्रोल किससे होगा, किडनी, और किडनी किसका कंट्रोल करे, बायो पार्ट। और रेस्पिरेटरी पार्ट जो होगा वो किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी नाम में ही है, ये CO2 के थ्रू करेगा। CO2 को या कम करेगा या ज़्यादा करेगा, रिटेन करेगा या वॉश आउट करेगा। तो एक तो ये तरीका है कि मेटाबॉलिक का उल्टा कर दीजिए रेस्पिरेटरी, एसिडोसिस का उल्टा कर दिए एल्कोलोसिस। अगर मान लीजिए ये प्राइमरी है तो इसका उल्टा कर दीजिए, रेस्पिरेटरी का उल्टा मेटाबॉलिक, एल्कोलोसिस का उल्टा, ये चीज़। एक तो ये हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होगा उसको जानने के लिए, अब ये प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है तो इसका कंपनसेशन किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी की तरह। रेस्पिरेटरी किसके थ्रू करेगा, CO2 के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपेक्टेड CO2 निकालते हैं, ECO2 इक्वल टू एक्सपेक्टेड। हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें, इसके लिए एक फार्मूला आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, नाम से भूला जाता है। फार्मूला का नाम है विंटर्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। विंटर फार्मूला बार बार पूछा जाता है। विंटर फार्मूला, एक्सपेक्टेड CO2 इक्वल टू 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस -2। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक्सपेक्टेड CO2 इक्वल टू 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस -2। इसी तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए भी एक्सपेक्टेड CO2 ही कैलकुलेट करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले का कोई नाम नहीं है, साइंटिस्ट के नाम कोई नाम नहीं। 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट -20 प्लस 40 प्लस -2। ये प्लस -2 दोनों में है, क्यों है उसका इंटरप्रिटेशन हम अभी बताएंगे। तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के लिए एक्सपेक्टेड CO2 का फार्मूला 0.7 इंटू बाइकार्बोनेट -20 प्लस 40 प्लस -2, और विंटर्स फार्मूला मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, ठीक है। जैसे हम एक कंडीशन लेते हैं, एक बच्चा है जिसका बाइकार्बोनेट 16 है, बाइकार्बोनेट 16 है, pH 16 है और pH उसका 7.2 है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और ये है उसका बाइकार्बोनेट। अब इसका कंपनसेशन करते हुए कितना कितना CO2 होना चाहिए कि कंपनसेशन। अब कंपनसेशन भी क्या क्या हो सकता है, एक तो फुली कंपनसेशन हो सकता है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फुली कंपनसेशन। एक हो सकता है पार्शियली कंपनसेशन, एक हो सकता है ओवर कंपनसेशन, कंपनसेट करते करते आगे निकल गया, ज़्यादा कंपनसेट कर दिया, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं। एक होता है नो कंपनसेशन, ठीक है। एक ये हो गया अपोजिट कंपोजिशन, अपोजिट CO2, मान लीजिए उसका CO2 कम होना था और CO2 और ज़्यादा बढ़ गया हो, तो अपोजिट कंपोजिशन का मतलब कि किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, CO2 कम होना था, उसका CO2 और बढ़ रहा, रिटेन हो रहा, इसका मतलब उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ
रेस्पायरेटरी एसिडोसिस भी डेवलप हो गया, यानी उसको शॉक तो था ही, रीनल हाइपोपरफ्यूजन था ही, उसका लंग्स भी जा चुका है, दो सिस्टम इन्वॉल्व हो गए। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पायरेटरी, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड एसिडोसिस, जो कि एम्स वाले मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं इससे मिक्स्ड एसिडोसिस पे। तो हम इसको भी मिक्स्ड एसिडोसिस वाला भी आज एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ECO2 इक्वल टू 1.5 इंटू 16 प्लस 8 प्लस -2। तो हम यहाँ करेंगे तो 16 का 1.5 गुना 24 हो जाएगा, 8 गुना 16 8 3 24 प्लस 8 प्लस -2 32 प्लस -2 टी हो जाएगा 32 34। मैंने बताया था नॉर्मल CO2 की वैल्यू कितना होता है 35 to 45, हमने एवरेज लिया था 40। मैंने कहा कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक फिक्स वैल्यू लेंगे ताकि कैलकुलेशन हम कर सके अच्छे से 40। अब क्या हुआ, बच्चे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसने, अब क्या क्या मैंने बताया था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो कंपनसेशन किसके होगा, रेस्पायरेटरी थ्रू। और रेस्पायरेटरी क्या करेगा, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मतलब CO2 वॉश आउट करेगा, CO2 बाहर फेंकेगा, मतलब CO2 बॉडी के अंदर कम होगा अगर बाहर फेंकेगा। तो जो CO2 40 होना चाहिए वो कम होते 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 इसे, यानी 30 से 40 के बीच में आ गया। अगर 30 से 40 के बीच में आ गया, इसका मतलब कि बॉडी ने फुली कंपनसेट किया। जैसे मैंने ये तो हम कैलकुलेट किए और हमने ABG कराया, इस बच्चे का ABG कराया, ABG में CO2 आ गया 32, इसका मतलब बॉडी ने कंप्लीटली कंपनसेट किया। 30 से 34 के बीच में आया, उसका वैल्यू 32 है, इसके बीच में है। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, बच्चा कंपनसेट करते करते मैंने ABG कराया, इसकी वैल्यू आ गई 24, यानी उसने 40 से कम करते 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 उसको 30 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, वो और नीचे आ गया 24 आ गया। इसका मतलब वो ओवर कंपनसेट कर गया, ओवर कंपनसेट कर गया। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, अगर ऐसा करते हुए 32 आ गया, यानी हमें वेंटिलेटर में कोई छेड़खानी नहीं करना, हमें सेटिंग चेंज नहीं करना, क्योंकि बॉडी खुद कंपनसेट कर रही है और फुली कंपनसेट कर रही। लेकिन अगर उसने करते करते ओवर कंपनसेट कर दिया, 30 इसके बीच में ना, ये 24 पहुँच गया CO2, अब हमें CO2 को थोड़ा रिटेन कराना है ताकि इसके बीच में रहे फुली कंपन। तो यहाँ पे हमें वेंटी सेटिंग को RR हमको कम करना है ताकि CO2 रिटेन हुए, I रेशियो हमें कम करना है ताकि CO2 रिटेन हुए। दूसरा कंडीशन लेते हैं, हमने ABG कराया, उसकी वैल्यू आ गई 35 आ गई 35, कायदे से उसकी वैल्यू 40 होना चाहिए, यहाँ से कम हुआ 39 38 करते करते 35 आया। लेकिन इस बाइकार्बोनेट के अनुसार, इस pH के अनुसार उसका CO2 होना चाहिए 30 to 34, लेकिन वो इसके बीच में नहीं आया, वो 35 तक आ पाया, यानी उसने पूरा कंपनसेशन नहीं कर पाया, यानी कि पार्शियली कंपनसेट किया है, बॉडी ने कंपनसेट किया है लेकिन वो फुली कंपनसेट नहीं कर पाई, पार्शियली कंपनसेट किया। दूसरा कंडीशन लेते हैं, यही जो बच्चा है नॉर्मल मैंने बताया था 35 to 45, 40 हमने एवरेज लिया। अब इसका क्या हुआ, इसी को करते करते मैंने ABG कराया, उसमें क्या हुआ, ABG में जो CO2 है उसकी वैल्यू 40 आ गई, यानी इसने कंपनसेशन स्टार्ट ही नहीं किया, बॉडी ने कंपनसेट ही नहीं किया। तो क्या हो गया, नो कंपनसेशन, कंपनसेशन हुआ ही नहीं, 40 रह गया, या 40 से 45 के बीच में रहा, क्योंकि अपर लिमिट 45 है उसका, 40 से 45 के बीच में रहा, मान लीजिए 42, इसका मतलब उसने कंपनसेशन नहीं किया। यही सिनेरियो है, आपने ABG कराया और इसी ABG में CO2 की वैल्यू आ गई 48, यानी जो अपर लिमिट था 45 उसको भी क्रॉस कर गया, 48 हो गया, यानी
रेस्पायरेटरी सिस्टम को कंपनसेट करते CO2 कम होना चाहिए, लेकिन रेस्पायरेटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई है रेस्पायरेटरी फेल्योर हो गया किसी भी कारणवश CO2 और रिटेन हुआ, यानी उसको पहले थे शॉक था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, CO2 भी रिटेन हुआ, रेस्पायरेटरी सिस्टम भी गया। अब क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ क्या हुआ, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, यही बन गया मिक्स्ड एसिडोसिस। तो वही चीज़ पांचवा कंडीशन मिक्स्ड एसिडोसिस। ABG समझना बहुत आसान है, अच्छे से इस चीज़ को समझिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कंपनसेशन। कंपनसेशन का मैंने मेटाबॉलिक पार्ट डिस्कस किया है। अब हम कंपनसेशन का रेस्पायरेटरी पार्ट डिस्कस करेंगे। रेस्पायरेटरी तो हमने मेटाबॉलिक पार्ट कंप्लीट किया कंपनसेशन का, अब हम रेस्पायरेटरी पार्ट करते हैं। जैसे मेटाबॉलिक में एसिडोसिस हो सकता था, एल्कोलोसिस हो सकता था, वैसे रेस्पायरेटरी भी एसिडोसिस हो सकता है, एल्कोलोसिस हो सकता है। इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट आ जाता है, इसमें दो कंडीशन, उसमें केवल एक्यूट कंडीशन ही होता है मेटाबॉलिक। रेस्पायरेटरी में एक्यूट और क्रोनिक दो कंडीशन और आ जाती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। इसी तरह इसमें भी एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन, ये दो कंडीशन रेस्पायरेटरी में और आ जाती हैं। अब देखिए, चूँकि रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा कैसे, मतलब कि CO2 रिटेन होगा, CO2 बढ़ेगा एसिडोसिस के लिए। तो इस CO2 का बढ़ने के लिए किडनी कंपनसेट करेगा। मैंने कहा रेस्पायरेटरी कंपनसेशन किससे होगा, किडनी के थ्रू। किडनी मतलब मेटाबॉलिक किसके थ्रू करेगा, बाई कार्बोनेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर CO2 बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिक कंपनसेशन करने के लिए CO2 मतलब एसिड, और उसको क्या करें हम, डील किससे करेंगे, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट करेंगे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कंपनसेट करेगा बाइकार्बोनेट बढ़ा के। तो होता क्या है कि 10:1 का रेशियो होता है, कि जैसे मान लो मैंने कहा नॉर्मल वैल्यू 40 था, ये बढ़ के 50 हो गया, 10 बढ़ गया। मैंने इसका बाइकार्बोनेट नॉर्मल वैल्यू 24 बताया था, 22 से 26 एवरेज 24, तो ये क्या होगा, बढ़ के 25 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 60 हो गया, ये वैल्यू 26 हो जाएगा। यानी प्रत्येक 10 CO2 पे एक बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है। अगर ये रेशियो फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब एक्यूट कंडीशन है। और जो क्रोनिक कंडीशन होता है उसमें रेशियो 10:4-5 होता है। तो हम 5 इसको ले लेते हैं ताकि बेटर कैलकुलेशन रहे। 10:5, या दूसरे शब्दों में कहें दूसरा 2:1 हो गया। तो अगर किसी का CO2 40 से 50 हुआ और उसका 5 बढ़ गया, यानी 24 से 29 हो गया, 5 हो गया, यानी 10 पे 5 2:1, ये रेशियो फॉलो हो गया। इसका मतलब जो उसको एसिडोसिस है वो क्रोनिक रेस्पायरेटरी एसिडोसिस है, एक्यूट और क्रोनिक, ये कंडीशन। अब दूसरा आते हैं एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस मतलब CO2 कम होगा। इसमें क्या होगा, एक्यूट में जहाँ पे वहाँ 10:1 था, यहाँ 10:2 का रेशियो फॉलो होता है। यानी किसी का हमने नॉर्मल वैल्यू बताया था 40, अब इसमें कम होना है 40 से 30। किसी का CO2 ABG में 40 to 30 आ गया। अब क्या हुआ, उसका हम देखेंगे बाइकार्बोनेट, और चूँकि CO2 कम हुआ यानी रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस का उल्टा क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब बाइकार्बोनेट का कम होना। तो अगर किसी का CO2 10 कम हुआ, उसका बाइकार्बोनेट 2 कम हुआ, तो ये एक्यूट रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस का बताएगा। जैसे ये 40 से 30 हो गया तो नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया था 24, ये 24 से
22 हो जाएगा, 2 कम हुआ, यानी 10:2 का रेशियो फॉलो हो रहा है, इतनी कंडीशन एक्यूट है। क्रोनिक की खास बात है, जैसे क्रोनिक एसिडोसिस में 10:4-5 का रेशियो फॉलो होता था, वैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में 10:4-5 का रेशियो, 10:5 हम 5 जाए ईजी कैलकुलेशन के लिए, यानी 2:1। यानी किसी का 40 से 30 होने के बाद उसका बाइकार्बोनेट 5 का कम हो गया, यानी 24 से कम होके 19 हो गया, 5, यानी रेशियो 10:5 या 2:1 का फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब उसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हुआ। तो ये कंपनसेशन वाला पार्ट है। प्राइमरी कंपोनेंट और कंपनसेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहला कंपोनेंट क्लिनिकल कोरिलेशन, दूसरा पीएच, तीसरा प्राइमरी कंपोनेंट, चौथा कंपनसेशन डिस्कस कर लिया। पांचवा पॉसिबल इटियोलॉजी है, छठा ऑक्सीजन स्टेटस। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो एवीजी को हम 2 पार्ट में छोड़, दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूएशन में देखिएगा। थैंक यू गाइज।